एंड इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, विच इज द प्रीव्यू फॉर आरसीबी वर्सेस सीएसके। द मैच टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे, पहला मैच होने वाला है वीकेंड का, एंड दिस कुड पोटेंशियल बी द बिगेस्ट मैच ऑफ ऑल। बिकॉज वाई? बिकॉज आई टेल यू, इस मैच से हमें पता चलेगा चौथी टीम क्वालिफाई कौन करेगी। बाकी दोनों मैचेस की सिग्निफिकेंस से डिसाइड करने में टॉप 2 में कौन आएगा, बट टू बिगिन विद टॉप 4 में आ कौन रहा है, जो चौथी टीम है वो डिसाइड यही वाला मैच करके देगा। एंड आई काइंड ऑफ लाइक हाउ एवरीथिंग इज मूविंग इन प्रोग्रेशन। ऐसा नहीं कि आरआर का मैच पहले हो गया केकेआर से कि उससे डिसाइड हो गया पहले टॉप 2 में कौन होने वाला है, लेकिन जो चौथी टीम है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। एकदम लॉजिकली जा रही है चीज़ें, पहले टॉप 4 डिसाइड होगा, उसके बाद संडे की रात आते आते टॉप 2 पता चलेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रही हैं चीज़ें, एंड द मैथमेटिकल गॉड्स विल बी वेरी हैप्पी। बट कमिंग टू द प्रीव्यू ऑफ दिस वन मोर स्पेसिफिकली, अगर हम लोग पिच एंड कंडीशंस की बात करें इस मैच के लिए, यार देखो मुझे पर्सनली लगता है कि आरसीबी को रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। लॉजिकली अगर मैं सोचूं, मुझे तो नहीं लगता कि रिस्क लेगी इतना ज़्यादा घास वास डाल के पिच के ऊपर या फिर बहुत स्लो बना के। इट शुड बी अ टिपिकल चिन्नास्वामी पिच with a slight touch of the current trend of IPL 2024, which is to not allow batsmen to score 240 runs, 250 runs. And so in totality, what I mean is, I am expecting anything around 200. उस टाइप की पिच होनी चाहिए। कई लोग कहेंगे डीसी वाला मैच में तो इतनी हाई स्कोरिंग पिच नहीं थी, बट आई फर्मली डिसएग्री। आई थिंक वो पिच अच्छी थी, लोगों ने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करी थी अपनी बैटिंग। अगर आप खुद ही याद करो, 10 ओवर में 110 रन हो चुके थे आरसीबी के, वहाँ से आराम से 220-240 बनने चाहिए थे, एंड डीसी ने तो और भी घटिया बैटिंग करी है। सो वो पिच अच्छी थी, अप्लाई लोगों ने सही तरीके से नहीं करा था। एंड आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ पिच हमें दिख सकती है। 200 सेफ टारगेट है मान के चल रहा हूँ एज अ पार स्कोर, बट आरसीबी की अगर मैं बात करूँ तो उनको शायद इससे थोड़ा कम ज़्यादा मारना पड़े। वो उनकी स्ट्रैटेजी के टाइम पे डिस्कस करेंगे व्हेन वी मूव फॉरवर्ड इन दिस सेगमेंट। एज ए सेड बिफोर, जब हम लोग क्वालिफिकेशन सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे, बिना दिमाग लगाए भूल जाओ सारी कंडीशंस को, आंख मीच के अगर टॉस जीतोगे तो चेस करना, आंख मीच के। एंड यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ऋतुराज गायकवाड़ का लक, बिकॉज जब आप एज अ चेजिंग टीम, आपको पता है कि आपका पूरा क्वालिफिकेशन सिनेरियो इस लाइन पे लगा हुआ है इस मैच के ऊपर, एंड आपको एक टारगेट बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि आपको इतनी बॉलों में इतने रन चेस करने हैं। दैट लेवल ऑफ क्लैरिटी गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम, बिकॉज फिर पता क्या होगा, आरसीबी को कोई मतलब ही नहीं है 18.1 ओवर्स फॉर एग्जाम्पल उसके आगे खेलने का, कोई मतलब ही नहीं है। दे विल ट्रीट इट एज एन 18 ओवर गेम, विच मीन्स द नंबर ऑफ ओवर्स पर बैट्समैन डिवाइड बाय 10 कर दो, 1.8 निकल के आ रहा है। 1.8 ऑफकोर्स नंबर ऑफ बॉल्स तो चाहिए होती है, बट समझ जाना 1.8 ओवर्स पर बैट्समैन इज ऑफकोर्स लोअर देन 2 ओवर्स पर बैट्समैन। तो वो जो पर पर्सन नंबर ऑफ बॉल्स टू बी फेस्ड होता है ना, उसका प्रेशर गिर जाता है, एंड आप ज़्यादा फ्रीडम ले सकते हो, ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, बिकॉज ज़्यादा ओवर्स आपको खेलना ही नहीं है, वो रिक्वायरमेंट ही नहीं बची है। इसीलिए टेस्ट मैचेस में बैटिंग करनी इतनी मुश्किल होती है। एंड सो दिस वुड ओनली हेल्प आरसीबी फर्दर। सुनने में से लग रहा होगा कि हाँ 18 ओवर में अगर 20 ओवर वाला टारगेट चेज करना है तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट उसका फ्लिप साइड ये भी है कि बाकी बैट्समैन भी सोचेंगे भी इसी फ्रेम ऑफ माइंड से कि उन्हें खेलने भी नहीं है 20 ओवर, वो गेम ही 18 ओवर का है। दैट कुड बी अ वेरी बिग एडवांटेज इफ दे आर चेजिंग। अगर आरसीबी टॉस हार के पहले बैटिंग कर रही है ना, फिर वो अनसर्टनिटी पे रहेंगे, एंड उनकी बॉलिंग देखो अभी इंप्रूव करी है, बट इट्स नॉट देयर स्ट्रॉन्गर एस्पेक्ट आई वुड से। एंड चेन्नई की भी क्वालिफिकेशन अगर लाइन पे लगी हुई है तो वो भी फिर दम से ही खेलेंगे। एंड इसी के चलते हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड को डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, बिकॉज वो भी सीएसके को काफ़ी फेवर करता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की, दिस इज बाय द वे वन ऑफ द मोस्ट one-sided rivalries apart from मुंबई एंड केकेआर, एंड ये थोड़ी उतनी अंडर द रेडर चली जाती है बिकॉज मुंबई और केकेआर की डोमिनेशन जो है मुंबई की ओवर केकेआर, वो अलग ही नैरेटिव चल रहा होता है, तो पीपल काइंड ऑफ इग्नोर दिस वन। प्लस इट्स अ राइवलरी ऑफ आउटसाइड द फील्ड एज वेल बिकॉज ऑफ द 2 cities, तो थोड़ा बहुत उस चक्कर में भी लोग भूल जाते हैं कि रिकॉर्ड क्या है। बिकॉज 32 मैचेस हुए इन दोनों के बीच में, 21 टाइम सीएसके जीती है और सिर्फ 10 बार आरसीबी, एक मैच नो रिजल्ट था। केकेआर और मुंबई का आई थिंक 23-11 था, तो यहाँ पे भी 21-10 चल रहा है, ऑलमोस्ट ऑन पार विद मुंबई एंड केकेआर की डोमिनेशन जो है। तो मुझे लगता है बहुत ही बड़ा एडवांटेज है सीएसके के पास हिस्टोरिकली देखा जाए तो। पिछले 10 मैचेस की बात करें हम लोग इन दोनों टीम्स के बीच में, तो उसमें से 7 बार चेन्नई जीती है, सिर्फ 3 बार आरसीबी जीती हुई है। अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें, थोड़ा और रिसेंट हिस्ट्री को ले लिया जाए, तो 4 बार सीएसके जीती है,
सिर्फ एक बार आरसीबी जीती है। इनफैक्ट इस सीजन का जो ओपनर था वो भी आरसीबी वर्सेस सीएसके ही था एट चेपॉक, वो भी सीएसके बहुत ही कंफर्टेबली जीती थी। तो क्लियरली रीसेंट हिस्ट्री, डीप हिस्ट्री ले लो, हर चीज़ फेवर सीएसके को ही कर रही है। एंड एक और जो गलत बात है यहाँ पे वो ये आरसीबी के लिए कि चिन्नास्वामी वाले स्टेडियम में भी, जो उनका घर है, वहाँ पे भी 10 बार इन दोनों टीम से खेला है, 5 बार चेन्नई जीती है, 4 बार आरसीबी और एक वो नो रिजल्ट वाला मैच। तो स्टैटिस्टिकली चिन्नास्वामी में भी डोमिनेशन सीएसके के ही है ओवर आरसीबी, डिस्पाइट इट बीइंग आरसीबीज होम ग्राउंड। तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि कहीं वो हिस्टोरिकल सुपीरियॉरिटी मेंटली एक बहुत बड़ा फैक्टर ना प्ले करे कि भाई आरसीबी डर वर जाए किसी तरीके से, जो कि वो मेंटल ब्लॉक देखने को मिलता है कुछ टीम्स को दूसरी टीम से अगेंस्ट, जहाँ पे उनकी डोमिनेशन होती है। एंड चेन्नई वुड यूज एज अ बिग पॉजिटिव कि हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा रहा है। आई नो हिस्ट्री डज नॉट मैटर एज सच, बहुत ही कम रूल होता है अगर होता भी है तो, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो कि आपने ऐसे एक पर्टिकुलर टीम को उनके घर पे आके डोमिनेट करा हुआ है। मैं चेन्नई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो एक मोरल बूस्टर तो होता ही है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कि क्या की बैटर्स क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए दोनों टीम्स की, उसको भी बना लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। स्टार्टिंग विद चेन्नई, चेन्नई के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए रचिन रविंद्र एंड ऋतुराज गायकवाड, इन दोनों को ओपनिंग करनी चाहिए फॉर श्योर। रहाणे विल बी आउट ऑफ क्वेश्चन। डैरेन मिचेल एट नंबर 3, उसके बाद शिवम दुबे आ जाएंगे, फिर रविंद्र जडेजा, उसके बाद नंबर 6 पे महेंद्र सिंह धोनी। एंड मोइन अली ऑफ कोर्स नहीं खेल सकते हैं बिकॉज वो इंग्लिश प्लेयर है। आई एम नॉट श्योर क्या वो रुक रहा है कि नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग दैट ही इज लीविंग। धोनी एट नंबर 6, उसके बाद नंबर 7 पे सैंटनर आएंगे, फिर शार्दुल ठाकुर। तो यहाँ पे हमारी नंबर 8 तक बैटिंग डिसेंट है। आई नो उतनी डेप्थ नहीं जितनी यूजुअली चेन्नई की होती है, विच इज स्टिल यूजुअली नंबर 9, क्योंकि धोनी खुद ही नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आ रहे होते हैं। बट आई थिंक दिस इज डुएबल। एंड इसके बाद देश पांडे, सिमरजीत, ये हमारे 2 बचे हुए पेसर्स रहेंगे, एंड थिक्शाना एज अनदर स्पिनर टू सपोर्ट जडेजा एंड मिचेल सैंटनर। अब इम्पैक्ट प्लेयर पे हाँ बस 2 ऑप्शंस होंगे, या तो हम लोग समीर रिजवी को ले आए अपनी बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए, या फिर एक पेसर के साथ जाया जाए, मुकेश चौधरी जैसे हो गए या फिर हंगरेकर हो गए, इन दोनों में से किसी को भी ट्राई करा जा सकता है। अब स्ट्रेटेजिकली अगर मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूं कि क्या पॉइंट्स हैं मेरे, जो इम्पैक्ट प्ले का डिसीजन है ये पूरा का पूरा टॉस पे डिपेंड करेगा। एंड आई वुड आस्क चेन्नई टू अ बिट बोल्ड। देखो अगर चेस कर रहे हो तो डेफिनेटली हम लोग समीर रिजवी को बाद में डेप्थ ऐड करने के लिए लेके आ सकते हैं, बट अगर पहले बैटिंग आ रही है ना तो डोंट हैव समीर रिजवी टू स्टार्ट विद। एकदम से ही ये मत सोचे चलो कि हम लोग को समीर रिजवी को खिलाना ही खिलाना है। पहले जितनी गिवन बैटिंग है उसके साथ खेलो, ज़रूरत पड़ जाए तो ऑलरेडी कोई बैट्समैन जो आउट हो रखा है उसको सब ऑफ करके समीर रिजवी को अंदर ले आना। बट अगर ज़रूरत नहीं पड़ी बाय चांस, देन यू कैन हैव एन एक्स्ट्रा पेसर। एंड चिन्नास्वामी में आई डाउट कि एक ड्राई स्लो पिच होगी, मतलब वो खुद ही के लिए गड्ढा खोदना है आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मैं क्यों वो भी बताऊंगा। आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो फ्रॉम चेन्नईज पर्सपेक्टिव टू हैव दिस प्लेइंग 11 फर्स्ट। इसमें कुछ अगर कॉम्बिनेशन में चेंजेस करने समझ में आता है, बट द पॉइंट इज कि इम्पैक्ट लेवल में कोई बैट्समैन को आप डायरेक्टली स्टार्ट मत कराना टीम के अंदर। लीव दी option of having an extra bowler while bowling in the second innings. Leave it open like Rajasthan does mostly with Nandre Bulbul. That could be a game changing move in my opinion. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, शार्दुल ठाकुर के ओवर्स बहुत स्मार्टली यूज करने पड़ेंगे, विच इज वंस अगेन व्हाई आई एम सेइंग कि एक्स्ट्रा बॉलर अगर आ जाएगा इम्पैक्ट प्लेयर पे तो बहुत ही अच्छा है। बिकॉज शार्दुल ठाकुर जब से अपने मुस्तफिजुर रहमान, दीपक चहर, पथी राणा ये सब लोग गए हैं, तब से शार्दुल ठाकुर को भी हमने डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए देखा है। एंड आई एम नॉट श्योर हाउ गुड ही वुड बी, स्पेशली अगर हम लोग मतलब पहले बैटिंग करके सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग कर रहे हैं चेन्नई के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो, कि आपको अगर वो नेट रन रेट वाला क्वेश्चन दिमाग में रखना है, आप अगर मैच जीत भी जाओ और ज़्यादा हार भी जाओ, बट नॉट मतलब गुड इनफ टू क्वालिफाई बट नॉट गुड इनफ टू विन द गेम, जिसकी वजह से बेसिकली चेन्नई क्वालिफाई तो कर जाएगी लेकिन टॉप 2 में नहीं आ पाएगी। मुझे तो लगता है कि चेन्नई को जीतने के लिए जाना चाहिए, बिकॉज इट विल कीप देयर ऑप्शन ऑफ एंटरिंग इन द टॉप 2 ओपन। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको जीतने के लिए जाना है और अगर आपको मान लो बॉलिंग करनी पड़ रही है सेकेंड इनिंग्स में, क्या शार्दुल ठाकुर इज ही गुड इनफ
to give you 2 overs in the death phase? I doubt. I know राजस्थान के अगेंस्ट रीसिंग बॉलिंग करी थी, बट वहाँ पे पिच भी बहुत अलग थी. वहाँ पे ऑलमोस्ट हर बॉलर फ्लश कर रहा था पहली इनिंग पे. तो इस आरसीबी की बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट आई डाउट कि वो कितना फ्रूटफुल होगा. आई थिंक उसके ओवर स्मार्टली यूज़ करने ज़रूरी हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट विल बी स्ट्रेटेजिकली कि यार आई पर्सनली रियली अप्रिशिएटेड द वे चेन्नई बैटेड अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स. जब वो चेस कर रहे थे ऑन अ ट्रिकी पिच इन अ डे गेम, उनको पता था कि विकेट्स गिरने शुरू होंगे तो गेम तुरंत की तुरंत फंस जाएगा, बिकॉज राजस्थान की बॉलिंग बहुत अच्छी है. दे डिड नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप. दे मेड श्योर कि हम लोग अटैकिंग क्रिकेट ही खेलेंगे स्टार्टिंग से. 2 बंदों ने वो रोल निभाया था. सबसे पहले रचिन रविंद्र एक छोटी सी पारी खेल के आउट हो गए, फिर डैरल मिचेल एट नंबर 3 एंड गायकवाड वॉज होल्डिंग अप फ्रॉम द अदर एंड. आई थिंक दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी टू गो फॉर. थोड़ी सी गट्सी है, थोड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए, बट मुझे लगता है कि ये मैच डिफेंसिव होकर तो चेन्नई को खेलना ही नहीं चाहिए. आप अननेसेसरीली एक आउटसाइड चांस दे रहे हो आरसीबी को मैच कह रहा हूँ मैच में आने के लिए. एंड सो इन दैट एस्पेक्ट आई थिंक द स्ट्रैटेजी इफ स्पेशली द बैटिंग फर्स्ट शुड बी वेरी क्लियर कि आप पावर प्ले से ही एटलीस्ट एक एंड से तो गेम चलाकर खेलते रहो. दूसरे एंड से भले ही गायकवाड एंकर करने को अगर चाहता है तो करें, बट इफ यू वांट टू विन दिस गेम एंड कीप द पॉसिबिलिटीज ऑफ टॉप 2 ओपन, you must have a high scoring rate from at least one end and then hope कि आपके bowlers आपको defend कर लेंगे, because bowling भी बहुत depleted है. तो you would always appreciate a couple of extra runs. And the last point would be कि मैंने सैंटनर को जो है वो यहाँ पे थीक्षाना से ऊपर प्रेफरेंस क्यों दे रखी है, स्पेशली अगर मोइन अली आते हैं तो किसको बाहर होना चाहिए. आई वुड स्टिल से कि थीक्षाना को पहले बाहर होना चाहिए एज अपोज टू मिचेल सैंटनर. अभी तो इस टीम में दोनों ही स्टार्ट कर रहे होंगे मोस्ट लाइकली, क्योंकि हमारे रचिन, डैरल मिचेल, सैंटनर और थीक्षाना ये 4 हमारे फॉरेन प्लेयर्स हो जाएंगे. बट अगर मोइन अली कुछ हो जाए, चेंज ऑफ हार्ट और वापस आ जाए, आई डोंट इवन नो इफ इट्स पॉसिबल और नॉट, तो आई थिंक थीक्षाना वुड बी द फर्स्ट वन फॉर मी टू गो आउट. फर्स्टली बिकॉज हिज फील्डिंग इज नॉट गुड, सेकेंडली हिज बैटिंग इज नॉट दैट गुड, थर्डली मोइन अली वैसे भी ऑफ स्पिन डाल ही लेगा. आई थिंक सैंटनर कैन ओपन the bowling in the power play against Virat Kohli, the left arm spinner dilemma. वो ट्रैप सेटअप करने के लिए भी मिच सैंडर बहुत बढ़िया रहेगा. जडेजा विल नॉट ओपन द बॉलिंग इन द पावर प्ले. तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर ओपनिंग बॉलिंग कर सकता है पावर प्ले के अंदर, इट हैज टू बी मिच सैंडर. फॉर दीज रीजंस आई विल हैव प्रेफरेंस ऑफ सैंडर ओवर थीक्षाना इफ एट ऑल देयर कम्स अ चॉइस. मूविंग टू आरसीबी नाउ, इनकी क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए. कोहली एंड डुप्लेसी दोनों ओपनिंग कर रहे होंगे. इट्स सो फनी टू सी हाउ डुप्लेसी अब सबकी टीम में स्टार्टर बन चुके हैं, जिनको 3-4 मैचेस हारने के बाद ही सब लोग बाहर निकालने को कह रहे थे. इट वॉज सो रिएक्शनरी फॉर पीपल. ही इज़ द कैप्टन राइट नाउ, ही विल बी ओपनिंग करेंगे कोहली के साथ. नंबर 3 पे विल जैक्स नहीं होंगे. ये बहुत बड़ा होल होने वाला है, बिकॉज ही काइंड ऑफ परफॉर्म डिसेंटली वेल यार इस सीजन में, डिस्पाइट नॉट बीइंग द फर्स्ट चॉइस. एंड सो इनेविटेबली मैक्सवेल का आई थिंक वापस आना बनेगा ही बनेगा. एंड मैक्सवेल को आप नंबर 4 पे भी करा सकते हो बैटिंग, नंबर 3 पे भी करा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन पट्टीदार कहाँ करना चाहते हैं. माई पॉइंट इज पट्टीदार एट नंबर 4 राइट नाउ इज क्लिकिंग ग्रेटली. तो आइडियल सेंस में तो पट्टीदार नंबर 3 का ही बैट्समैन है, बट अगर नंबर 4 पे भी चल रहा है तो रिदम क्यों तोड़नी है. एंड सो आई वुड से कि फिर आपके पास 2 चॉइसेस होंगे. नंबर 3 पे या तो मैक्सवेल से बैटिंग कराओ या फिर ग्रीन से बैटिंग कराओ. मैं आई एम स्टिल टेम्प्टेड टू से मैक्सवेल, आई विल टेल यू वाई. अभी मैं जब स्ट्रेटेजिकली बात करेंगे तो आपको समझाऊंगा. तो नंबर 3 पे मैक्सवेल, नंबर 4 पे पट्टीदार, नंबर 5 पे कैमरून ग्रीन, फिर महिपाल ओमरोर आएंगे मेरे लिए, फिर दिनेश कार्तिक आ जाएंगे, फिर करण शर्मा होंगे, विच मीन्स नंबर 8 तक हमारी बैटिंग की डेप्थ अच्छी खासी है यहाँ पे. उसके बाद लोकी फर्गसन, सिराज एंड यश दयाल, ये मेरे 3 पेसर्स होंगे. एंड इम्पैक्ट प्ले में हम लोग या तो स्वप्निल को यूज़ कर सकते हैं या फिर अनुज रावत को. अब आप लोग कहिए स्वप्निल तो ऑलराउंडर, उसको उसमें क्यों नहीं रखा, स्क्वाड में क्यों नहीं रखा, 11 में क्यों नहीं रखा, अभी समझाता हूँ आपको. द फर्स्ट पॉइंट बीइंग वंस अगेन द इम्पैक्ट प्ले विल डिपेंड ऑन द टॉस. अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो, होपफुली टॉस जीत कर, तो आई थिंक आपको पहले इसी प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए एंड देन back yourself to add another extra batsman to increase your batting depth, ताकि कोई भी टारगेट हो हम 18 ओवर में चेस करने का दम रखते हैं. क्योंकि अगर हम लोग जल्दी आउट हो भी गए जल्दी चेस करने के चक्कर में, तो पीछे डेप्थ बहुत है बैटिंग की, सिक्योरिटी है वो. आई थिंक अनुज रावत को उस मामले में आप ट्राई कर सकते हो.
अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाए तो सीन एकदम उल्टा हो जाएगा. ट्राई टू बैट विद दिस सेट ऑफ प्लेयर्स फर्स्ट. अगर ज़रूरत पड़ गई कि लग रहा टारगेट कम है भाई, ये तो हम लोग डिफेंड नहीं कर पाएंगे 18.1 ओवर्स में, 18 रन से नहीं जीत पाएंगे, तो फिर आप अनुज रावत को ले आओ. नहीं तो कीप द ऑप्शन ओपन ऑफ हैविंग एन एक्स्ट्रा बॉलर इन स्वप्निल. बेसिकली दोनों के पीछे का इंटेंशन सेम ही है कि सेकेंड इनिंग्स में आप जो भी करने वाले हो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है. बट अब उस सेकेंड इनिंग्स में आप बैटिंग करोगे या बॉलिंग, उसके बेसिस पे स्वप्निल या फिर अनुज में से कोई एक आएगा. ये सबसे स्मार्ट तरीका है यूज़ करने का इम्पैक्ट प्लेयर. इस तरीके से अगर आप यूज़ करोगे तो, जो कि राजस्थान ने हमें दिखाया. आई थिंक उनसे सीखना चाहिए हर टीम को ये बात. एंड आई टेल यू मोर पर्टिकुलरली वाई फर्स्ट इनिंग्स में भी शायद अनुज रावत की जरूरत पड़ जाए इन केस आरसीबी का एकदम से मैसअप होता है मिडिल ऑर्डर एंड रन्स कम रह जाते हैं. बिकॉज इफ आई एम सेइंग कि 200 सॉर्ट ऑफ एक पार स्कोर हो सकता है इस पिच पे, अज्यूमिंग रीसेंट हिस्ट्री, आई थिंक आरसीबी वुड वांट टू स्कोर 20 रन अबव पार, क्योंकि उन्हें वो 18 रन से जीतने वाला मार्जिन रखना ही रखना है, वरना वो जीतने का कोई पॉइंट ही नहीं है. अगर आरसीबी 10 रन से जीतती है ना तो कोई पॉइंट नहीं जीतने का, क्योंकि क्वालिफाई नहीं करोगे. तो जीतना तो ढंग से ही जीतना है. एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ 20 रन मार्जिन, जो कि बेसिकली आपका नेट एंड नेट का मार्जिन होने वाला है अबव पार स्कोर. फॉर दैट मे बी परहैप्स यू विल नीड अनुज रावत, बट उसी के लिए हमने अच्छी चीज़ क्या कर रखी है, अगर अनुज रावत को एज अ कंटिजेंसी प्लान यूज़ करना पड़ भी गया एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इन द फर्स्ट इनिंग्स इटसेल्फ, तब भी हमारे पास लाइनअप में लोकी फर्गसन, सिराज, यश दयाल, कर्ण शर्मा, कैमरून ग्रीन, लोमरोर, मैक्सवेल, 7 बॉलिंग ऑप्शंस होंगे. बहुत ऑप्शंस हैं, बोथ पेस एंड स्पिन. तो स्वप्निल अगर नहीं भी आता है तो वी कैन कॉम्पनसेट फॉर हिज लैक ऑफ बॉलिंग अवेलेबिलिटीज, बिकॉज मैक्सवेल भी बॉलिंग कर सकता है, अच्छी करी उसने बॉलिंग सीजन. सो दैट शुड नॉट बी एन इशू. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिकली मेक द पिच लेस स्पिन फ्रेंडली, अगर उनके हाथों में है तो, विच आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत तो उनके हाथों में हो गई होगा. बिकॉज अगर आप स्पिन फ्रेंडली विकेट बना रहे हो, आई थिंक आप चेन्नई के हाथों में गेम दे रहे हो. उनके पास पेसर्स की वैसी ही कमी है भाई. देश पांडे और अपना शार्दुल ठाकुर, ये इनके 2 मेन इंडियन पेसर्स हैं. दीपक चहर वगैरह नहीं है, अपने डेथ बॉलिंग में पथी राणा नहीं है, मुस्तफिजुर रहमान नहीं है, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही. उनके स्पिनर्स उनकी मेन स्ट्रेंथ होंगे. सैंटनर होगा तो वो होगा, मोइन अली होता तो वो होता, जडेजा है, थिकशाना है, ये इनके मेन स्टॉलवर्ड्स हैं. उनको गेम हाथों में मत दो बनाकर. आई थिंक द पिच शुड बी अ डिसेंट वन दैट स्टेज ट्रू अक्रॉस बोथ द इनिंग्स. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है. एंड इसी के साथ हम लोग चलते हैं की बैटल्स पे, विच इज़ द नेक्स्ट सेगमेंट. यहाँ पे सबसे पहला की बैटल नेचुरली विराट कोहली वर्सेस मिथ सैंटनर का होने वाला है. इन द पावर प्ले मैंने ये रिसेंटली एक मैच में एक्सप्लेन किया था, जब पंजाब और चेन्नई का मैच हुआ था, कैसे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई सॉ अ स्पिनर स्विंगिंग द बॉल. एंड यू वोंट बिलीव दिस कि स्विंग में कह रहा हूँ वर्ड, बट इट इज़ एक्चुअली ट्रू. ये मैंने अश्विन को करते हुए देखा टेस्ट मैचेस में. मिथ सैंटनर ने ये चीज़ करी थी पहले ओवर में पंजाब के अगेंस्ट. इफ़ यू वांट अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, आप वो पॉडकास्ट जाके देख सकते हो. वो बंदा उस वैरायटी के साथ बॉलिंग कर सकता है टाइट लाइंस पे. विराट कोहली ना मस्ट विन गेम, 18 मई को गेम है, उसकी बड़ी हिस्ट्री रही है. वुड बी अ ग्रेट बैटल टू सी. एंड एक बहुत बड़ा मॉरल डेंट लग सकता है आरसीबी के होप्स पे अगर विराट कोहली जल्दी आउट होता है तो. बहुत मजा आएगा देखने में. सेकेंड इज ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेज मोहम्मद सिराज. सिराज हैज़ रिटर्न टू फॉर्म रिसेंटली. पावर प्ले में कई बार वो 3 ओवर्स भी डाल रहे हैं. अब रचिन रविंद्र तो देखो मारने जाने वाला है. दूसरे एंड से गायकवाड़ कैसे एक्सप्लॉइट करता है सिराज को, या फिर इनफैक्ट जो बाकी बॉलर्स होंगे उनको भी, बी एट यश दयाल, बी एट स्पिनर. मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिराज के ऊपर ही होगी दूसरे एंड से विकेट्स खोलने की. रचिन रविंद्र तो इफ़ नॉट नाउ देन लेटर विकेट अपना देगा ही देगा. उसके लिए आपको रन बचाने के लिए जाना है. गायकवाड़ के लिए आपकी स्ट्रैटेजी अलग है. यू विल हैव टू टेक हिज विकेट. सिराज बीइंग द मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स हियर. Next key battle is going to be not much to explain. Captains have shied away from using right arm leg spinners or left arm off spinners against Dubey just because he's on the pitch. उनसे बॉलिंग कराती ही नहीं है लोग. बट आरसीबी के पास वो ऑप्शन इतना है नहीं, बिकॉज चाहे स्वप्निल ले लो, चाहे महिपाल लोमरोर ले लो, चाहे कर्ण शर्मा ले लो, सबकी बॉल टर्न होकर अंदर ही आएगी. तो आप क्या सारे के सारे और मैक्सवेल से कराने वाले हो? अनलाइकली है. एंड सो दे विल हैव टू यूज कर्ण शर्मा एट अ सर्टेन स्टेज इफ दुबे इज देयर. क्या दुबे धज्जियां उड़ाने वाला है बिकॉज रिसेंटली उसका फॉर्म भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर कर्ण शर्मा उसको ललचा के
विकेट उसको दिलवा देगा, विच मीन्स यू कुड लीव द मिडल ऑर्डर ऑफ CSK वाइड ओपन. ये भी बहुत सोचने वाली बात होगी एंड परहैप्स कुड बी अ बिग रोल इन डिसाइडिंग कि RCB अल्टीमेटली कितने मार्जिन से जीत सकती है. आई थिंक दुबे का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है. देयर इज नो वे दुबे एंड तक बैटिंग कर रहा है फिर भी RCB 18 रन से जीत रही है. आई डोंट बिलीव सो. So this is going to be a very, perhaps the most important battle right now. Next is going to be Rajat Patidar versus Ravindra Jadeja, especially in the 6th to the 10th over phase. यहाँ पे definitely 2 ओवर हमें जडेजा के देखने को मिल सकते हैं. एंड पटीदार यूजुअली इसी फेज में आप नोटिस करना पिछले 2-3 मैचेस से यही वो फेज होता है जहाँ पे पटीदार सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है. इनफैक्ट वो बाकियों से बाद में बैटिंग करने के लिए आता है एंड बाय द 10th ओवर उसकी ऑलमोस्ट खुद की 50 हो गई होती है. फिर अगले फेज में जो कि 10 से 15 का होता है उसमें आउट हो जाता है अल्टीमेटली, एंड तक नहीं खेलता. तो ये वो फेज है जहाँ पे वो डिफरेंस क्रिएट करता है जस्ट बिफोर द 10th ओवर, जब मिडवे पहुँचने वाले होते हैं इनिंग्स के. एंड जडेजा को यहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी टू पुश द ब्रेक्स ऑन पटीदार. एंड लास्टली कैमरून ग्रीन वर्सेस सिमरजीत. अज्यूमिंग दैट कैमरून ग्रीन जो है नीचे बैटिंग करेगा, विच इज़ नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि मैक्सवेल को नंबर 3 पे बैटिंग क्यों करनी चाहिए. देखो मैक्सवेल अगर नीचे बैटिंग करने के लिए आएगा, ऑल्दो इट सूट्स हिज गेम नेचुरली स्पीकिंग, बट जिस तरीके से वो रेकलेसली विकेट्स थ्रो कर रहा है और उसका लक भी नहीं चल रहा है, वो विकेट्स थ्रो हो भी जा रहे हैं, कैचेस हाथ में आ जा रहे हैं, इट इज़ बेटर टू मेक हिम बैट एट नंबर 3 एंड गिव हिम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Maybe that will help him settle in first, control his instincts, and then take off once he is set on the pitch. For that reason, I think कैमरून ग्रीन को नंबर 5 पे ही रखना चाहिए. एंड नेचुरली अगर नंबर 5 पे होगा तो डेफिनेटली डेथ ओवर्स में अगर वो बैटिंग करेगा तो सिमरजीत भी सामने आएगा. जब सिमरजीत सामने आएगा, ही इज़ अ गाय इन फॉर्म. वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी उसकी पेस पे क्या कैमरून ग्रीन खड़ा उतरता है या फिर टैंक करके मजबूर कर दे शायद DC को, RCB को, अनुज रावत को एज एन बैट प्ले यूज़ करने पे. सोचना पड़ेगा. एंड सो लास्टली कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी मच क्लोजर दैन व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस. हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली CSK का 1 Saturday गेम जीतना चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा डोमिनेशन रहा है CSK का. बट द काइंड ऑफ फॉर्म दैट RCB हैज़ बीन, एक मीडियोकर टीम भी अगर एक विनिंग रिदम में हो ना तो वो 10 times बेटर हो जाती है. एंड चेन्नई ऑन द अदर हैंड बहुत ही डाइसी लगी है. ये अब एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी है कि भाई वो इतना डाइसी लगने के बाद भी 3rd पे हैं और अभी भी टॉप 2 में आ सकते हैं. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट आई नो अभी उनने राजस्थान को भी हराया है, दे हैव नेवर लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट. प्लस जो टॉस वाला फैक्टर है वो भी कभी इनके हाथ में नहीं आता है. अगर बारिश हो गई तो एडवांटेज फिर दोबारा RCB को ही मिलेगी चेस करते वक्त. कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, यू कैन नॉट हेल्प बट वंडर कि RCB के पास एक अनड्यू एडवांटेज मिल सकती है उनको, स्पेशली अगर टॉस जीत जाए तो बहुत बड़ी एडवांटेज मिल सकती है इन माय ओपिनियन. आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर RCB ये मैच जीतती है बट नॉट गुड इनफ टू क्वालिफाई. दैट वुड बी द वाइल्डेस्ट सीन आउट देयर कि RCB मैच तो जीत गई बट उस मार्जिन से नहीं जीत पाई कि उनकी नेट टू नेट CSK से बेटर हो जाए एंड सो चेन्नई मैच हार कर भी क्वालिफाई कर जाए. आई थिंक इस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी है. आइदर दिस और अ क्लोज CSK विन. आई नो आई मे साउंड लाइक अ फूल राइट नाउ. मुझे बस ऐसा लग रहा है पर्सनली कि यार मतलब आई एम गोइंग टू बैक वॉट हिस्ट्री एंड माई एक्सपीरियंस हैज़ टोल्ड मी कि RCB डज टेंड टू चोक एट की मोमेंट्स. अब वो की मोमेंट यूजुअली प्ले ऑफ्स में आता है बिकॉज RCB ने पहले भी ऐसा कर रखा है कि वो लगातार सारे मैचेस जीत गए आखिरी के टू क्वालिफाई. सो कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ पे क्वालिफाई कर जाएं. बट आई एम गोइंग विद दैट हिस्टोरिक ट्रेंड पर्सनली. मुझे ऐसे पर्सनल फीलिंग है एंड सो आई थिंक कि RCB जीत सकती है बट शायद नॉट एज पर द मार्जिन ऑफ द नेट नेट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी ओवरकम, या फिर चेन्नई के नैनो से जीत जाए. दैट इज माई थॉट. लेट मी नो आप लोग क्या सोचते हो. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.